वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज असेसमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। तो इसके अंदर मैं चाहते हैं कि एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ उनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। और एमसीक्यूज डिस्कस करते करते हमारा पूरा चैप्टर जो है ना वो एक मरतबा इसी लेक्चर के अंदर ना पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आपने लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। अच्छा, तो सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। तो वो कह रहा है कि द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए डैश वर्ड। ठीक है, तो जो आपको पता है कि इसके अंदर और भी बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे जितने भी पॉसिबल बन सकते थे तो मैंने सेंटेंस में लिख दिए हैं कि ये एक ऐसे वर्ड से ड्राइव है साइंटिया। ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉलेज। ये दोनों आपके अलग अलग एमसीक्यूज है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये कौन सी जुबान का वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो जो हमारे पास साइंटिया ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 19th सेंचुरी में जो फिजिकल साइंसेस थी उसको कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। तो एक्चुअली वो 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। ये तो एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको ये भी आ सकता है कि उन ब्रांचेस के नाम लिखें। तो उन ब्रांचेस के नाम थे हमारे पास जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोरोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये उन ब्रांचेस के नेम थे। तो ये 5 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है वो डिफरेंट चीजों के। जैसे लेट्स से कार है, तो वो कह रहा है कि कार का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है। कार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। कार जो है वो मैकेनिक्स के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करती है। और जो रेफ्रिजरेटर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा पहला आंसर मैकेनिक्स है, दूसरा आंसर थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर वही आंसर जो है ना डिफरेंट सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक बन रहा है। तो पहला आंसर हमारा मैकेनिक्स है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 मिलीलीटर जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं और इनकी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे पास 1 लीटर होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इस तरह ही हमारे पास जो 1 मिलीलीटर होता है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, और जो मिली है इसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। तो मैं मिली को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ लीटर, यानी कि मिली की जगह मैंने 10⁻³ लिख दी है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक बात है कि 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। दूसरे ऑप्शन में है जी 10⁻³ लीटर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिली की जगह मैं 10⁻³ पुट कर दूं तो ये एग्जैक्टली वही बन जाता है दोबारा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों ऑप्शन ठीक है, मतलब बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट बात करेंगे पिक अप अ बेस यूनिट, इनमें से बेस यूनिट कौन सा है। अच्छा देखिए, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और चूंकि अब सिस्टम इंटरनेशनल में एक क्वांटिटी का एक ही यूनिट होता है, तो देयर आर 7 बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स की तादाद 7 है, और वो 7 के 7 बेस यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, तो इनमें से आप देखें कि कौन सा यहाँ पे आया हुआ। तो ये देखें कि जो कूलम है ना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, जो कि हमारे पास एक ड्राइव यूनिट है। मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, वो भी एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एक ड्राइव यूनिट होगा। हाँ, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। ठीक है, अब चूंकि एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है, तो एम्पेयर एक बेस यूनिट होगा। जितने भी 7 के 7 बेस यूनिट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हुए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कूलम, एक कूलम किसके बराबर होता है। बेटा देखें, हमारे पास जो एक पेरेंट फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है हमारे पास कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो एम्पेयर और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो जो हमारे पास कूलम है वो एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ से भी पता चल गया। दूसरी बात ये, अगर आप टेबल देखेंगे ना, टेबल 1.2, तो उसके अंदर भी वहां पे लिखा हुआ है कि जो कूलम है वो एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड, कि इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहे हैं 10⁻³ किलोग्राम। इसमें इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ 1 किलो किलोग्राम, हाँ ये चीज है। हम एक ही नोटेशन में दो प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड।
तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास ये नोटेशन गलत है, ठीक है। तो उसने कहा कि इसमें से नॉट अलाउड कौन सी है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक होगा। यहाँ पर सिंपल मिलीग्राम लिखा हुआ है तो इसमें कोई जो है ना नहीं है। इस तरह नैनोग्राम लिखा हुआ है तो ये भी सिंपली हम यूज करते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, हम दो प्रीफिक्सेस एक साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वन। अच्छा देखिए, आपने ना 10 की पावर देखनी होती है। जो 10 की पावर है ना वो पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी एक्चुअल वैल्यू उतनी ज्यादा। 10 की पावर पॉजिटिव में जितनी कम एक्चुअल वैल्यू उतनी कम। अब नेगेटिव में आ जाए तो 10 की पावर नेगेटिव में जितनी बढ़ती जाती है एक्चुअल वैल्यू उतनी स्मॉल होती जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पीको है ये 10 की पावर -12 को रिप्रेजेंट करता है। नैनो जो है वो 10 की पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है। मिली जो है वो 10 की पावर -3 को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रो जो है 10 की पावर -6 को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए जो प्रीफिक्सेस वाला टेबल है ना वो आपने अच्छे से याद कर लेना है, फिर ही आप प्रीफिक्सेस के रेलेवेंट कोई भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 10 की पावर -12 जो है ये मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा है और चारों ऑप्शंस मेरे पास नेगेटिव वाले हैं, इनमें से एक भी पॉजिटिव वाला था तो सबसे ग्रेटर हो जाना था, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास जो 1 पिकोग्राम है ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मिली की वैल्यू क्या होती है और किलो की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 है तो यहाँ पर मैं जो किलो की वैल्यू है वो 10 की पावर 3 है, ठीक है। यानी कि जो किलो की वैल्यू वो मेरे पास क्या है 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को मैं कितने पे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 की पावर -3 बन जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -6 के साथ। अब जब मैं 10 की पावर -6 और 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर मैं मीटर लिख देता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। और बेटा ये देखिए ये मेरे पास बन जाएगा मिलीमीटर, ओके। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये किलोमीटर है और किलोमीटर को मैं 10 की पावर -6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरे पास एक मिलीमीटर बन जाता है, ठीक है। इस तरह की कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। आप इसके रेलेवेंट और भी 2-4 एमसीक्यूज जो है ना वो अपनी तरफ से बना के डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, या लेट्स से कि एक माइक्रोमीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना होता है कि आपने इक्वेशन को दोनों तरफ बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं 10 की पावर -6 लिखता हूँ तो देखें 10 की पावर -6 जरा दोबारा समझ लें, 10 की पावर -6 और किलो की वैल्यू 10 की पावर 3। 10 की पावर -6 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -3 जो कि मिली की वैल्यू है। तो इसका मतलब मेरे पास 10 की पावर -6 बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास मिलीमीटर क्यूब आ रहा है। अब देखें ये बात जो है ना वो हमें पता है कि किसी भी अगर ऐसा यूनिट का की हम पावर यूज करेंगे तो वो सिर्फ उसकी पावर नहीं होगी, उसके साथ आने वाले प्रीफिक्स की पावर भी होगी। अब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें ये मसला जो है ना वो पेश आता है। तो यहाँ पर अब चीज को समझ लें। अब देखिए मेरी बात सुने, जो मिली है इसकी पावर है मेरे पास 10 की पावर -3, ठीक है। और जब मैं इसके क्यूब की बात करूंगा तो बेटे मैं इसका ले लूंगा क्यूब, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -9। तो एक्चुअली अगर मैं मिलीमीटर क्यूब को सिंपल मीटर क्यूब में लिखना चाहता हूं तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 10 की पावर -9, क्योंकि वो मिलीमीटर का क्यूब है, ठीक है। अगर सिंपल मिलीमीटर पूछा जाता ना उसमें कितने मीटर होते 10 की पावर -3 आंसर आ जाना था। लेकिन चूंकि ये उसका क्यूब है तो क्यूब के मुताबिक हम वैल्यू पुट करेंगे। तो क्यूब के मुताबिक जो वैल्यू है वो 10 की पावर -9 आ रही है। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, एक फेम्टोमीटर जो वो किसकी इक्वल होता है, एक फेम्टोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के, ठीक है। जो फेम्टोमीटर की असल वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर है। लेकिन आप देखिए इनमें से कहीं पर भी 10⁻⁻15 मीटर नहीं लिखी हुई। तो चलो हम सबको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो ठीक आता है। अब बेटा देखिए मेरे पास 10 की पावर 3 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एटो के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -18 मीटर। अब 3 और -18 को जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये जो मेरे पास ए ऑप्शन है ये 1 फेम्टोमीटर के ही बराबर है क्योंकि 10⁻15 है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 10⁻³ पिकोमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। अब -3 और -12 जो है ना जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये भी मेरे पास जो है ना वो फेम्टोमीटर के बराबर आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 की पावर -6 नैनोमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें 10 की पावर -6 और नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। ठीक है, अब ये सब कैलकुलेशंस आपको तब समझ आएंगी जब आपको प्रीफिक्सेस का टेबल याद होगा, आपको वैल्यूज पता होंगे, वैल्यूज पुट करके सिंपल इनको सॉल्व कर लेंगे। तो -6 और -9 ये अगेन आ जाएगा 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि ये जो तीनों नोटेशंस मैंने यहाँ पे यूज की हैं ये 1 फेम्टोमीटर के ही बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, उसमें एक शर्त होती है कि हमने जो डेसिमल प्लेस करना है ना आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 36 × 10⁵ साइंटिफिक नोटेशन है, ओके है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है वो सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। ठीक है, 4.5 × 10⁶, बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, और यहाँ पर भी वही मसला है कि सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ना वो डेसिमल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें जरा, ये ना जरा तवज्जो से बात सुने थी। ठीक है, यहाँ पर उसने सिर्फ पूछा है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है ना वो उसने कोई शर्त वगैरह यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं अप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे। अब बेटा देखिए, इसका जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो ये है। अब डेसिमल पॉइंट को हम जितना इधर को मूव करते रहेंगे, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम जितना ज्यादा मूव करते जाएंगे उतने जो है ना 10 की पावर ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वो उसको उठा के 2.5 के दरमियान में ले आया है, तो ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जरा बाकी ऑप्शंस देख लूं, यहाँ पर 25 है, तो 25 का मतलब ये है कि वो उठाकर उसको यहाँ पे लेके आया है 5 के बाद, तो 5 के बाद लाने में उसने कितने जो है वो डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ गया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ उसने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है कि बराबर है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने देखना है वो न्यूमेरिकली बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर 250, यानी कि ये इसको उठाकर इधर लेके आया है, 250 के बाद लेके आया है, तो यहाँ पर इसने 2 डिजिट क्रॉस किए हैं सिर्फ। ठीक है, अब चूंकि इसने 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10 की पावर 2 आएगी, तो ये मेरे पास तीनों ऑप्शन न्यूमेरिकली बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ऑल ऑफ द अबव जो है वो ठीक होगा। हाँ, अगर मैं कहता कि इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, फिर मेरा ए ऑप्शन ठीक होना था, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मैस ऑफ एलिमेंट इज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, कि जो एलिफेंट का मैस है इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ये ना आपका एक टेबल है, उस टेबल में से ये एमसीक्यूज है। तो इसके अंदर जो बेटा जो हमारे पास एलिफेंट के मैस का ऑर्डर था वो 10⁸ ग्राम्स था। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है मीटर रूल का वो क्या होता है। बेटे जितने भी हमारे इस चैप्टर में लीस्ट काउंट्स दिए गए ना, जितने भी डिवाइसेस के, वो सारे मैंने वहां पर एक प्रॉपर टेबल बना के कर दिए, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। और एमसीक्यूज आपने इस तरह याद करने कि आपको कन्वर्जन्स भी पता होनी चाहिए। जैसे लेट्स से कि 1 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, सिंपल हम 10 पे डिवाइड करते हैं, बट आपको यहाँ पर वो ग्राम्स में वैल्यू तो मिलीग्राम्स में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है ना मैंने यहाँ पे लिख दी है उनके लीस्ट काउंट्स के लिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, आप वो कह रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन अब बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर को आप 10 पे डिवाइड करें, आपको 0.1 आंसर आएगा, तो इसका मतलब मेरे ये दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है, इट मींस दैट बोथ ए एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम मीटर रूल आवर आई लेवल मस्ट बी। ठीक है, तो ये बात आपने पढ़ी कि जब भी आप मीटर रूल से रीडिंग ले रहे होते हो तो हमारा जो आई लेवल है वो एग्जैक्टली वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो राइट या लेफ्ट पे होगा तो रीडिंग में एरर आएगा, तो इसका मतलब राइट और लेफ्ट ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। आवर आई लेवल मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर इट्स वर्नियर स्केल 0 इज ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि उसमें 0 एरर है, और वो जो 0 एरर है वो लाइक नेगेटिव 0 एरर है। लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव 0 एरर, और अगर राइट साइड पे होता तो पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें 0 एरर है और नेगेटिव 0 एरर है। अच्छा, तो कह रहा है कि सच दैट इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स विद वन ऑफ इट्स मेन स्केल डिवीजन, तो उसका 0 एरर क्या होगा और 0 करेक्शन क्या होगी। अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है,
नेगेटिव के लिए भी लिखते हैं और जीरो करेक्शन का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव जीरो एरर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। नेगेटिव जीरो एरर वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि हमने सिंपली करना क्या होता है, हमने 10 में से माइनस करना होता है जो सी डिवीजन को इनसाइड कर रही होती है और उसको मल्टीप्लाई कर देता है लीस्ट काउंट पे, ठीक है। अब चूंकि आंसर सेंटीमीटर्स में दिए हुए तो मैं सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट लिखूंगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मैं 10 में से 4 को माइनस करूंगा 6 आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड पे था तो मेरा जीरो एरर होगा नेगेटिव, तो जीरो एरर का आंसर आएगा -0.06 सेंटीमीटर। अब हम जीरो करेक्शन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए जो जीरो करेक्शन होती है ना वो जीरो एरर के हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि अगर जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास जीरो एरर ये आया है तो अंडरस्टूड बात है कि जो जीरो करेक्शन होगी मेरे पास, जो जीरो करेक्शन आएगी वो मेरे पास आएगी +0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले उसने जीरो एरर पूछा तो पहले का आंसर होगा -0.06 सेंटीमीटर, दूसरे का आंसर होगा +0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पर बाद में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑन क्लोजिंग द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज। अब आपको स्क्रू गेज के एक साइड पे स्टड होता है, दूसरी साइड पे स्पिंडल होता है। हम उसको जब कंप्लीटली क्लोज करते हैं, हम एक्चुअली जीरो एरर देखने के लिए ना उसको कंप्लीटली क्लोज करते हैं। तो जब हमने वो गैप फिल किया तो जो सर्कुलर स्केल जीरो था वो अभी इंडेक्स लाइन पे नहीं पहुंचा था। अब यहां से हमें क्या हिंट मिलता है, अगर वो अभी इंडेक्स लाइन पे नहीं पहुंचा था इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ जाता है, ठीक है, या वो नीचे रह जाता है, या वो क्रॉस कर जाता है। अगर वो नीचे है यानी अभी नहीं पहुंचा तो पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर क्रॉस कर गया तो नेगेटिव जीरो एरर है। तो अगर अभी वो नीचे तो इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, और वो कह रहा है कि 8वीं डिवीजन इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है, उसका जीरो एरर बताना है और जीरो करेक्शन बतानी है, ठीक है। तो ये मैंने अगेन फॉर्मूला लिखे हुए, जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखे हुए ना साथ साथ ये सारे आपने याद कर लेने, इनको यूज करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव जीरो रहता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 8वीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, चूंकि हमारे पास आंसर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा +0.08 मिलीमीटर, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास है जीरो एरर, अब इसके नेगेटिव हमारे पास होनी है जीरो करेक्शन, तो जीरो करेक्शन जो है वो अंडरस्टूड बात है -0.08 मिलीमीटर होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि उसने हमसे पहले क्या पूछा बाद में क्या पूछा है। पहले उसने पूछा जीरो एरर, बाद में पूछी जीरो करेक्शन, यानी कि पहले जीरो एरर तो पहले +0.08 मिलीमीटर और बाद में -0.08 मिलीमीटर, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा इस केस में बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में आंसर ठीक है, लेकिन वो जाहिर बात है कि सीक्वेंस गलत है, तो सीक्वेंस इस ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्रू गेज है, उसकी 50 डिवीजंस है सर्कुलर स्केल पे, ठीक है, और अगर उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। अब लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। अब 50 डिवीजंस है और ये पिच है, तो आप सिंपली 0.5 मिलीमीटर को डिवाइड करते हैं 50 पे, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा, इन स्क्रू गेज मेन स्केल इज मार्क्ड इन, अच्छा ये बात सुन लें, स्क्रू गेज में जो मेन स्केल है वो मिलीमीटर्स में मार्क किया होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में वो सेंटीमीटर्स में मार्क किया होता है, मिलीमीटर्स की मार्किंग होती है बीच में, बट वो जो नंबर बड़े होते हैं मेन वो सेंटीमीटर्स में होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर मैं मेजरिंग टेप की बात करूं तो उसमें सेंटीमीटर्स में भी होता है, इंचेस में भी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा स्केल किस जो है ना वो यूनिट के अंदर मार्क किया हुआ है। तो जो स्क्रू गेज में मेन स्केल है वो हमने मिलीमीटर्स में मार्क किया होता है। स्क्रू गेज जो इट इज आल्सो नोन एज, स्क्रू गेज का दूसरा नाम होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो सिंपल इज दैट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बाकी ऑप्शन दिए हुए बट इसका जो दूसरा नाम है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। पिक अप द मोस्ट प्रिसाइज वन, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जरा समझिए बेटा। देखिए, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज्यादा स्मॉल होगा ना वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, आप देखूंगा इनमें से सबसे ज्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट किसका है। तो देखें कि स्क्रू गेज का सबसे कम होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर होता है, मीटर रूल का उसके बाद होता है 1 मिलीमीटर, और मेजरिंग टेप का आता है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है।
तो इन दैट केस यहाँ पर अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा स्मॉल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट कैन मेजर 100th ऑफ ए मिलीमीटर। 100th ऑफ ए मिलीमीटर का मतलब ये होता है कि 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। 100th का मतलब होता है 0.01, जैसे 10th का मतलब 0.1 होता है, 1000th आ जाएगा तो 0.001 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि इट कैन मेजर 100th ऑफ ए मिलीमीटर। वो आपको पता है कि अभी किसका लीस्ट काउंट है, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, तो यानी कि स्क्रू गेज की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर मास बाय कंपैरिजन। अच्छा, ये जरा बात को समझ लें। देखिए हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं कि 4 बैलेंसेज हैं हमारे सिलेबस में। उसके अंदर बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, लिवर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इन तीनों में, बीम बैलेंस में, फिजिकल बैलेंस और लिवर बैलेंस में, मैस मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सूटेबल मैसेज की जरूरत पड़ती है जो हम एक पैन पे रखते हैं और अननोन मैस को दूसरे पैन पे रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हमें किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल जिसका मैस मेजर करना उसको रखते हैं और उसके ऊपर डिजिटली जो है ना रीडिंग आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। इन फिजिकल बैलेंस द अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन डैश पैन। आपको पता है कि फिजिकल बैलेंस में जो अननोन मैस होता है उसको हम लेफ्ट पैन पे रखते हैं, जो स्टैंडर्ड सूटेबल मैसेज होते हैं उसको हम राइट पैन पे रखते हैं। सो द आंसर इज लेफ्ट पैन। डैश स्क्रूज आर यूज्ड टू ब्रिंग द पॉइंटर एट जीरो। आपको पता है कि फिजिकल बैलेंस में दो स्क्रूज होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज होते हैं और बैलेंसिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज का काम होता है कि प्लेटफॉर्म को उन्होंने लेवल करना होता है। बैलेंसिंग स्क्रूज का ये काम होता है कि अगर पॉइंटर जीरो पे नहीं है तो हम बैलेंसिंग स्क्रूज को यूज करते हुए जो पॉइंटर है उसको जीरो पे ले आते हैं। तो यहाँ पूछने का पॉइंटर को जीरो पे कौन लेकर आता है, सो दीज आर दी बैलेंसिंग स्क्रूज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फॉर्म्स अपवर्ड मेनिस्कस। अच्छा, सबसे पहले समझ लें मेनिस्कस होता क्या है। जब हम मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को डालते हैं तो लिक्विड जो है ना वहां पर एक कर्व बनाता है। वो कर्व जो है ना कुछ लिक्विड्स अपवर्ड बनाते हैं, कुछ डाउनवर्ड। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो अपवर्ड कर्व बनाता है। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स हैं वो डाउनवर्ड कर्व ही बनाते हैं। उसने पूछा कि अपवर्ड कर्व कौन बना रहा है, सो एक्चुअली इट इज द मरकरी। मरकरी जो है वो हमारे पास अपवर्ड कर्व बना रहा है। अच्छा, एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन। अब आपने ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो एक्यूरेसी है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। 3 चीजों पे डिपेंड करती है, स्किल्स ऑफ द ऑब्जर्वर, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कितनी मर्तबा किया है। तो इसका मतलब तीनों आंसर हमारे ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 0.0406, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? देखिए मैं आपको जल्दी से ना जरा रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने कहा था कि तमाम नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, इसका मतलब मेरे पास 4 और 6 जो है ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने ये बात कही थी कि जोन से जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला जीरो और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद हमने कहा था जो दरमियान में जीरो आएंगे नॉन जीरो के वो भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। और एक हमने कहा था कि जो बाद में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब बाद में यहाँ पे कोई जीरो है नहीं, तो इसका मतलब इसके पास जो 3 डिजिट्स हैं 406 ये सिग्निफिकेंट है, तो आंसर इज 3। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि 5.6752 को हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि डेसिमल पर 2 प्लेसेस तक, यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि इस 5 को हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब राउंड ऑफ के ना 4 रूल्स हैं, ये जरा तवज्जो से समझ लें। जिसको राउंड ऑफ करें अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम 1 ऐड कर देंगे, अगर वो लेस देन 5 है तो हम एज इट इज राउंड ऑफ कर देंगे। बट द पॉइंट इज अगर वो 5 है, जैसे इस केस में कि वो यहाँ पे 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो उसके साथ वाला नंबर ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, अगर इवन है तो एज इट इज कर देंगे। अब चूंकि 7 एक ऑड नंबर है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.68। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट मेजर्स थिकनेस ऑफ ए बुक 4.532 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रूल। उसने मीटर रूल को यूज करते हुए थिकनेस जो है ना वो मेजर की है, तो आप कहां तक एग्री करेंगे। अब आपको पता है कि जो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक होता है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक एग्री करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जो भी है वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब 3 और 2 जो है ये जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ हम एक डिजिट तक जो है ना वो एग्री करेंगे। तो इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अच्छा, ये अगर वर्नियर कैलिपर होता, ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01, तो फिर हमने 2 डिजिट तक यानी कि 3 तक एग्री कर देना था। और अगर ये स्क्रू गेज होता
तो फिर उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001। तो फिर हमने 2 तक एग्री कर जाना था, यानी कि तीसरे डिजिट को भी हमने बीच में ऐड कर लेना था। अब चूंकि मीटर रूल है तो हम सिर्फ एक ही डिजिट को देखेंगे डेसिमल के बाद, तो वो हम सिर्फ यहाँ तक एग्री करेंगे, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो 2 है, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं हो सकते 3 और 2। इन होल नंबर्स एंडिंग जीरोस आर, जो होल नंबर्स होते हैं, जैसे लेट्स से मेरे पास ये 27,000 एक होल नंबर है, उसमें जो एंडिंग जीरोस होते हैं, ठीक है, क्या वो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते? अच्छा, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हमें नहीं पता कि वो मेजरमेंट का हिस्सा है या सिर्फ हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेसिंग के लिए आए हैं। तो एक्चुअली ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दे आर मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, फिफ्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस में लिखना है। अब 5000, तो 5000 को मैं 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख लूंगा इस 5000 को, और जो मेरे पास 10 की पावर -6 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो 3 - 6 आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। अब 5 इंटू 10 की पावर -3 आया है, ठीक है। अब ये साथ में ग्राम यूनिट लगा हुआ था, तो 10 की पावर -3 रिप्रेजेंट करता है मिली को, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 5 मिलीग्राम। तो इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब अगर एक चॉकलेट रैपर की जो लेंथ है वो ये है और जो उसकी विड्थ है वो ये है, ठीक है, तो उसका एरिया हमने फाइंड करना है अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें जिनके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, ठीक है, वो हमारे आंसर में होंगे, बाकी सब हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं वैसे ही, 6.7 सेंटीमीटर multiplied by 5.4 centimeter, the answer is 36.18 centimeter square। but the point is कि इसमें significant figures कितनी है? अब देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब मिनिमम नंबर भी 2 ही है ही 2, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर में भी हम सिर्फ 2 ही रखेंगे। ये 1.8 को हम राउंड ऑफ कर देंगे। 1 को राउंड ऑफ किया, लेस देन 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज राउंड ऑफ हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब इसको दोबारा ही, एक्चुअली इसका जो 32 एमसीक्यूज है उसका ही सिमिलर एमसीक्यूज है कि इसको हमने स्टैंडर्ड प्रीफिक्स अलॉट करना है 225, इसको मैं 2.25 लिखूंगा। अब क्योंकि मैं दो डेसिमल प्लेसेस मूव करके गया हूं, तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर 2। अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है। और ये 10 की पावर -8 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.25, 2 - 8 इन 10 की पावर -6 सेकेंड्स। अब 10 की पावर -6 रिप्रेजेंट करती है माइक्रो को, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब अगर एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड्स, इस सारे को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आंसर आता है 86,400 सेकंड्स, ठीक है। तो उसने पूछा कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैंने घंटे पूछा होता तो मैंने यहां तक मल्टीप्लाई करना था, अगर मैंने मिनट्स पूछा होता तो मैंने यहां तक मल्टीप्लाई करना था, अब मैंने सेकंड्स पूछा तो मैंने सेकंड्स तक उसको मल्टीप्लाई किया है, तो 86,400 सेकंड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इस लेक्चर से, और आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से गो थ्रू हो गया होगा इन एमसीक्यूज की बदौलत। और स्टूडेंट्स, इफ़ यू थिंक दैट कि अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई है, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, चाहे कोई पॉजिटिव कमेंट है, चाहे कोई नेगेटिव कमेंट है, चाहे कोई ओपिनियन है, कमेंट लाजमी किया करें। और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सब के साथ वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।